आज मेरे साथ टेक्सला से शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मेहताब हैदर साहब। मेहताब साहब ने पेशावर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में एमए किया और 1997 से जर्नलिज्म कर रहे हैं और इकोनॉमिक इश्यूज को कवर करते हैं। वेलकम टू द शो मेहताब साहब। सर शकील साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया। और मुझे यकीन है कि हम बड़ी ज़बरदस्त आपस में एक इंटरेक्टिव सेशन करेंगे। आई आप होप मेरा सो। इंटरव्यू नहीं कर रहे, बल्कि हमारी इंटरेक्टिव सेशन होगा इंशाल्लाह। जी जी सर। इंशाल्लाह। अच्छा मेहताब साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पिछले दिनों कहा कि आईएमएफ ने हमारी नाक से लकीरें निकलवाई और बड़ी मुश्किल से हमें उन्होंने ट्रांश जो है वो देने से एग्री किया। और जब हम किसी भी फ्रेंडली कंट्री में जाते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि ये पैसे मांगने आए होंगे। तो मेहताब साहब, हम कैसे इस हाल को पहुंचे? एक तरफ तो हम बड़ा फख्र करते हैं जी कि हम इस्लामी दुनिया के कायद हैं, उनके लीडर हैं, क्योंकि हम वाहिद एटमी ताकत हैं, और दूसरी तरफ हमारी टके की इज्जत नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, इसको अगर हम बूम बस्ट साइकिल से यानी मुशाबियत करें इसकी, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। कभी हमारी इकॉनमी जब डॉलर इनफ्लोज अमेरिका की आशीर्वाद के नतीजे में मिलने शुरू हो जाते हैं, तो इकॉनमी जो है वो फ्लरिश करना शुरू कर देती है। और फिर उसके बाद ये होता है कि जब वो डॉलर रेट श्रिंक करती है, तो हमारी इकॉनमी गिर जाती है। ये बुनियादी जो प्रिस्क्रिप्शन है, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, दो तीन बुनियादी मसाइल हैं हमारे, जो आज तक हम अपनी इकॉनमी को ठीक, उसकी बुनियादों को ठीक नहीं कर सके। और वो बुनियादें ये हैं कि अगर किसी भी मुल्क की इकॉनमी को आपने देखना हो, तो आपके लिए दो तीन इंडिकेटर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो उस मुल्क की ग्रोथ, दूसरा इन्फ्लेशन, और तीसरा जो मैं समझता हूँ, ये ग्रोथ जो है, अगर उसको देखें तो वो ग्रोथ कैसे हासिल हो रही है, वो डिटरमिन करती है आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग। हमारी इन्वेस्टमेंट तो कभी हमने प्रायोरिटी में रखा ही नहीं, और सेविंग्स जो हैं, वो चूंकि हम डोमेस्टिक सेविंग्स कर नहीं सकते, तो हमारा रिलायंस फॉरेन सेविंग्स अमेरिका से और अमेरिका के अलाइज से, उनके ऊपर जो है वो रही है। तो इस बुनियादी वजह ये है कि हम अभी तक पिछले 75 सालों में ये तय नहीं कर सके कि हमने बुनियादी तौर पे डॉलर्स कमाने कैसे हैं, यानी डॉलर्स जनरेट करने हैं थ्रू नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोस। और वो कैसे हो सकते हैं? वो या तो अपनी एफडीआई आप बढ़ाएं, इतने अट्रैक्टिव हो आपके आपके मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। दूसरा ये है कि रेमिटेंसेस ज्यादा से ज्यादा लेकर आए, पाकिस्तानी बाहर जाएं, स्किल उनके पास हो, वो स्किलफुल हो, वो डॉलर्स भिजवाएं। और दुनिया में जो जाना माना तरीका है वो ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स कर सके। तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हम नहीं बढ़ा सके, और एक्सपोर्ट्स ना बढ़ने की वजह से फिर हमारा रिलायंस जो है वो कर्जों के ऊपर है। और फिर कर्जों के ऊपर जब आपका रिलायंस हो, तो फिर वही है जो प्राइम मिनिस्टर ने, मैं समझता हूं कि ये बात सच की है उन्होंने, और ये बात मानने में हमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि वाकई जब पाकिस्तान की लीडरशिप कहीं जाती है, तो वो ये सोचते हैं कि ये पैसे मांगने के लिए आ गए। और आईएमएफ ने तो लकीरें निकलवाई हैं, और उस लकीरें निकलवाने की वजह, अगर हम पॉलिटिकल डिबेट को एक साइड में रख दें, क्योंकि इस मुल्क में एक ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि आप बात करें तो या तो आपको यूथिया या आपको पटवारी कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन चले, लोगों का काम है, कहते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी, उसने आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट किए, फिर उन एग्रीमेंट्स को ब्रीच किया, और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए पाकिस्तान की इकॉनमी को एट स्टेक लगाया, पॉपुलरिज्म की तरफ वो गए, और उसके बाद जो इकॉनमी का हाल हुआ वो आपके सामने है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती। बात ये है कि ये जो नून लीग है, इनकी भी इस टाइम बी टीम खेल रही है। तो जब बी टीम खेल रही हो, वो फैसले उन्होंने करने हो, फिर अपने कोलिशन अलायंस से पूछना हो, फिर लंदन से उसकी इजाजत लेनी हो,
तो खासा मुश्किल था ये आईएमएफ का प्रोग्राम, और चूंकि मैं इसको कवर भी करता रहा हूं, वाकई उन्होंने लकीरें निकलवाई हैं। और अगर आप पूरी सीक्वेंसिंग मुझसे पूछे तो वो भी मैं आपको बता सकता हूं कि जब ये आए तो बड़े पुरजोश थे कि आईएमएफ का एग्रीमेंट हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर आईएमएफ के पास ये गए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी शुरू की। फिर उन्होंने कहा जी बजट पेश करें, बजट को उन्होंने रिवाइज करवाया। रिवाइज करवाने के बाद बजट पास हुआ। उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आपने काफी सारी चीजें ऐसी की हैं, ये दोबारा मिनी बजट लेकर आए, ये दोबारा मिनी बजट लेकर आए। ये बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ी, इनकम टैक्स सैलरीड क्लास पे लगाना पड़ा। वो अलग बात है कि अभी तक वो सांप का टेढ़ापन नहीं गया। ट्रेडर्स पे फिर टैक्स माफ कर दिया लगाकर, क्योंकि वो बड़े ताकतवर है और मरियम नवाज साहबा की ट्वीट आ गई थी। तो ये सारी चीजें जो है ये इंडिकेट कर रही हैं कि वाकई आईएमएफ इस दफा बहुत टफ था। अच्छा मेहताब साहब, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं जनरली वो 25 बिलियन से ऊपर नहीं जाती, लेकिन इमरान खान के लोग अब ये क्रेडिट लेते हैं कि पिछले साल हमारी एक्सपोर्ट्स 29 या 30 बिलियन तक पहुंच गई थी। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? देखें, दो तीन इसके अंदर वजूहत थी। अगर बुनियादी तौर पे डेवल लाइज इन डिटेल्स है, ये एक्सपोर्ट्स बढ़ी, लेकिन मेरा उनसे सवाल है कि मुझे ये बताएं कि ये इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसिंग की वजह से बढ़ी या एक्सपोर्टेबल सरप्लस जो है वो भी बढ़ा। आपने ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट्स की तो उसके नतीजे में एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हुआ। बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम ये, वो फायदा उन्हें ये हुआ कि कोविड के बाद दुनिया के अंदर जो प्राइसेस थी उनके अंदर इंक्रीज हुआ, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को भी उसका फायदा हो गया। आपकी क्वांटिटी नहीं बढ़ी, आपकी प्राइसिंग की वजह से आपको फायदा हो गया, ये मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन एक्सपोर्टेबल सरप्लस में इजाफा नहीं हुआ, और दैट इज द प्रॉब्लम। आप ये देखें कि हम अगर सिर्फ टेक्सटाइल के ऊपर हम रिलायंस किया हुआ है। सिंगापुर की मिसाल में देता हूं, सिंगापुर कोई 7 से 8 मिलियन लोगों का मुल्क है, एक्सपोर्ट्स कितनी है? $500 मिलियन, और उनके पास कोई रॉ मटेरियल नहीं है। सारा रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन हमारी प्रायोरिटी के अंदर सिक्योरिटी स्टेट कभी भी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकती सर। क्रंच ये है, क्रक्स ये है इस सारी गुफ्तगू का। हमें अपनी प्रायोरिटीज को ठीक करना है। अगर हमने ठीक करना है, झूठ बोलना है अपने साथ, तो बोलते रहे, प्रायोरिटीज को ठीक करें और एक्सपोर्ट्स को प्रायोरिटी नंबर 1 करार दे दें। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए रीजनल ट्रेड करनी पड़ेगी। उसके लिए ये जो सिक्योरिटी पैराडाइम है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा, और खुदा का वास्ता है इसको चेंज कर लें आप। तो मेहताब साहब, इट इज इजियर सेड देन डन। कैसे, कौन गले, बिल्ली अब के गले में कौन घंटी बांधेगा? मैं समझता हूं जी, एक वक्त ऐसा आता है कि उसके बगैर आपका, देखें, बुनियादी तौर पे हमें थोड़ी सी थिंकिंग की जरूरत है ना। आप ये देखें कि दुनिया पूरी में एड का मामला श्रिंक कर रहा है। अगर एड श्रिंक कर रही है तो इस टाइम क्या जरूरत है, क्या हल है हमारे पास? पाकिस्तान के 22 से 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, उनको आपने रोटी देनी है। और प्रॉब्लम ये है कि जो साइज ऑफ द केक है वो बढ़ नहीं रहा। यही सबसे बड़ी वजह प्रॉब्लम है। ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान के अंदर लोगों को देखें तो एक इस टाइम जो इन्फ्लेशन है उसने एक गरीब आदमी का तो यानी बुरा हाल कर दिया है। इसका हल क्या है? साइज ऑफ द केक को बड़ा करने की जरूरत है। ट्रेड की तरफ जाएं, ट्रेड के लिए खोलें अपने आप को, अपने बॉर्डर्स को खोलें। लेकिन हमें थोड़ी सी वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी जो है वो करने की जरूरत है। बिल्ली की गले में घंटा जो है, घंटी कौन बांधेगा? डिमांड, टेक्नोलॉजी। अगर हम अपने आप को वक्त के साथ अलाइन नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे सर। पहले ही पीछे रह चुके हैं, रीजन में पीछे रह चुके हैं हम वैसे। मेहताब साहब, 1996 में इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया पाकिस्तान को। अगरचे मैं समझता हूं कि ये मिसलीडिंग टर्मिनोलॉजी है। इट जस्ट मींस नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, नॉट मोस्ट फेवर्ड नेशन। जब जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी
तो उस वक्त पाकिस्तान पे कुछ प्रेशर आया इंटरनेशनल कि भाई आप क्यों नहीं दे रहे इंडिया को MFN। तो उस पे हमने हाफिज सईद को आगे कर दिया और उन्होंने जुलूस निकाला मस्जिद शुहदा लाहौर से वाघा तक, और उन्होंने ऐलान किया कोई माई का बाप जो कोई माई का लाल जो है वो इंडिया को MFN नहीं दे सकता, सबसे पसंदीदा कौम करार नहीं दे सकता। तो इस तरह से तो हम अपनी खारजा पॉलिसी को कंडक्ट करते हैं, तो क्या उम्मीद है आपको, कहां से बेहतरी आएगी? देखिए सर, एक बात मैं आपको बताऊं, देखें आप ठीक कह रहे हैं। मुझे ये जो लश्कर तैयबा के लीडरशिप का आपने नाम लिया, मुझे लश्कर तैयबा की लीडरशिप से गिला नहीं है, मुझे गिला है उनके हैंडलर्स से। मुझे इस मुल्क की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से प्रॉब्लम है। वो जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक चीजें ठीक नहीं होगी। लेकिन मसला ये है कि क्या इंडिया इस टाइम हमारे साथ तजारत करने के लिए तैयार है? वहां पे भी एक मोदी रिजीम है, वो भी एक्सट्रीमिज्म की एक रीजनल मोनोपोली और एक एक्सट्रीमिज्म के सिंबल हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें दोनों तरफ जो है वो बात करनी चाहिए, और इस रीजन के लोगों का हल इसके अलावा नहीं है। ठीक है, इंडिया इस टाइम बेहतर परफॉर्म कर रहा है इकोनॉमिकली, लेकिन उनके मफाद में भी है और हमारे मफाद में भी है कि हम दोनों मिल बैठे और ट्रेड को फरोग दें और इसको एज ए चिप इस्तेमाल ना करें एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने के लिए। लेकिन जो हमारे पार्ट पे है वो ये है कि हमें एक वेल थॉट आउट सीक्वेंसिंग करने की जरूरत है। अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड को खोलेंगे तो शॉर्ट टर्म में हमें नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, स्केल ऑफ इकोनॉमी इतना बड़ा है, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान को भी फायदा होगा और इंडिया को भी फायदा होगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो हमें ऐसी सीक्वेंसिंग करने की जरूरत है, जो एक ऐसी वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है कि जिसमें बेनिफिट्स दोनों साइड्स के लिए हो। एक सा मिले। और मैं आपको एक बात बताऊं, देखें ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये भी उस टाइम तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक अगर चाइनीज इंटरप्रेन्योर्स यहां पे आते हैं और उनकी कुछ प्लांट्स पाकिस्तान में शिफ्ट होते हैं, तो वो उसी सूरत में शिफ्ट होंगे जब हम रीजन को खोलेंगे। एक तरफ सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान है हमारे, दूसरी तरफ मैं समझता हूं क्या है, ईरान के साथ भी हमें बॉर्डर ट्रेड की तरफ जाना चाहिए। अगर वहां पे इकोनॉमिक सैंक्शंस का इशू है, जो कि मैं समझता हूं है, तब तक हम बॉर्डर ट्रेड की तरफ जा सकते हैं। तो हमें अपने आप को जो है वो खोलने की जरूरत है, तमाम बॉर्डर्स को, और जहां से जो चीज हमें सस्ती मिल सकती है वो मंगवाने की जरूरत है, और अपना एक्सपोर्टेबल सरप्लस पैदा करने की जरूरत है। और इंडिया की जो मार्केट है वो मेजर पोटेंशियल है हमारे लिए। और ये जो आपने बात की, ये मुझे याद है उस टाइम MFN की बात हुई थी। MFN स्टेटस हम दें या ना दें इंडिया को, लेकिन ये जो हमारे मुख्तलिफ हमने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए हुए हैं, कम से कम इनको खत्म करें। मुझे और एक और मौका भी मुझे याद है, जब खुर्रम दस्तगीर साहब थे कॉमर्स मिनिस्टर नून लीग के जमाने में, उस टाइम भी बड़ी सीरियस मूव हुई थी, लेकिन वो भी इसी तरह से उसको सैबोटाइज किया गया। लेकिन अब एक खुशी की बात है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये बातें आ रही हैं कि हमें ट्रेड करने की जरूरत है, तो ये पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है, और मेरे ख्याल में वहां पे भी कुछ ना कुछ रियलाइजेशन है। अब करना किस तरह से है, मुझे जो लग रहा है बीइंग जर्नलिस्ट, वो ये है कि उनका अभी तक फोकस ये है कि हम सेंट्रल एशिया की तरफ जो है वो अपने आप को ज्यादा अलाइन करें। अच्छा करें, जहां भी मौका मिलता है करें, मेरा ख्याल है। ये प्री फ्लड उनकी एस्टिमेट्स हैं, और पोस्ट फ्लड्स अभी तक जो एस्टिमेट सामने आ रहे हैं वो 30 से 40 बिलियन डॉलर्स के दरमियान है। तो ये इतने बिलियन डॉलर्स कहां से आएंगे? सॉरी, आई मिस दिस पॉइंट, 30 to 40 बिलियन डॉलर्स जो फ्लड के लॉसेस हैं जी जी। वो हैं।
तो ये $30 बिलियन पहले और $30 बिलियन, ये $60 बिलियन कहां से आएंगे? जी जी। अच्छा मेहताब साहब, पाकिस्तान में बहुत से लोग ये कहते हैं जी कि जब तक नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। लेकिन सर सवाल ये पैदा होता है कि क्या नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने से पहले इन दोनों मुल्कों के दरमियान घी और शहद की नहरें बह रही थी? मुंबई अटैक तो उस वक्त हुआ था जबकि मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। उनके बारे में तो कभी किसी ने नहीं कहा कि वो कोई मुतासब हिंदू थे और वो जनाब पाकिस्तान को तबाह करना चाहते थे। तो ये हमारी जो शिकायत है ना सर, ये काफी पुरानी है। और हमने मुझे याद है नवाब वक्त ने 2009 में ये लिखा था जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे कि इंडिया इज अ फनेटिकल हिंदू स्टेट। हम अपना नहीं देखते कि हम किस तरह की स्टेट हैं, लेकिन हमें दूसरी दुनिया में, बाहर के मुल्कों में सारे नकाइस नजर आते हैं। देखिए, मैं तो आपसे पहले मैंने कहा जैसे कि आपने लश्कर तैयबा के उनका नाम लिया, मैंने तो उनके हैंडलर्स का नाम लिया। असल मामला जो है वो इन फोर्सेस का नहीं है, बल्कि इनके जो पीछे फोर्स है उनका मामला है। लेकिन उनकी थिंकिंग चेंज हो रही है, और अल्लाह करे कि मैं ठीक कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास भी उनकी थिंकिंग चेंज होने के इंडिकेटर्स आते हैं। पिछले दिनों मुझे पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन मिले, और वो मुझसे कह रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया को ट्रेड करनी चाहिए। तो मैंने उन्हें जवाब दिया, मैंने कहा जी जो पाकिस्तान के असली मालिक है उनसे पूछा है आपने? तो वो मुझे जवाब दे रहे थे कि आजकल वही इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो कुछ थिंकिंग लगता है ये इंडिकेशंस हैं कि शायद चेंज हो रही है, लेकिन दोनों तरफ से चेंज होने की जरूरत है। अगर वहां पे नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट है, आप कम से कम बैकडोर चैनल के जरिए तो बातचीत का आगाज करें ना, का आगाज करें। तो फिर ये भी तय करें और स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ये गारंटी और श्योरिटी देनी चाहिए कि वो किसी तरह की वहां पे कोई ऐसी एक्टिविटीज में किसी ग्रुप को जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। और इंडिया को भी ये गारंटी देनी चाहिए कि वो बलूचिस्तान में या किसी और हिस्से में कोई किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगा। तो ये तो दोनों साइड्स जो माजी में करते रहे हैं जी वो ना करें, और आगे बढ़कर जो फ्यूचर है उसको देखें। फ्यूचर ये है कि ये ट्रेड जो है वो शुरू होनी चाहिए। इसमें पाकिस्तान का भी मुफाद है, इसमें इंडिया का भी मुफाद है, लेकिन इसकी सीक्वेंसिंग जो है उसके बारे में हमें वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी जो है अपने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर ये सोचना चाहिए कि इसको खोलने की सीक्वेंसिंग कैसे हो, ताकि जो शॉर्ट टर्म में हमें होने वाले नुकसान है उनको कम किया जा सके। जी मेहताब साहब, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। दोनों मुल्कों को अकल के नाखून लेने चाहिए कि किसी तरह अच्छे नतीजे पे पहुंचे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बजाय फायदा पहुंचाएं। लेकिन सर थोड़ी सी सेल्फ क्रिटिसिज्म की भी यहाँ गुंजाइश है कि नरेंद्र मोदी ने तो जब वो ओथ टेकिंग थी, सार्क के सारे लीडर्स को बुलाया, और फिर वो काबुल में जब थे तो वो खुद उन्होंने इनिशिएटिव लिया, वो लाहौर आ गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की हम मिन्नतें करते रह गए कि आए अपना गांव ही देख लें चकवाल में, वो नहीं आए। उनको खतरा था कि मेरी अपोजिशन जो है इसको मेरे खिलाफ यूज करेगी। इसी तरह नरेंद्र मोदी को भी उनके एडवाइजर्स ने मशवरा दिया कि पाकिस्तान जाना आपके लिए सियासी तौर पर अच्छा नहीं होगा। उन्होंने फिर भी रिस्क लिया, और हमने उसका क्या रिटर्न दिया? पठानकोट। तो सर ये हमें देखना पड़ेगा ना कि कहां हमने गलती की, कहां उन्होंने गलती की। इसमें तो कोई शक नहीं है जी कि हमें अपनी सोल सर्चिंग करने की जरूरत है। देखिए, मैं बुनियादी एक बड़े कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये कह रहा हूं कि ये जो सिक्योरिटी पैराडाइम है इससे निकलना पड़ेगा सर। और वो सिक्योरिटी पैराडाइम से जब तक हम नहीं निकलेंगे तब तक हम ट्रेड की तरफ नहीं, बुनियादी थिंकिंग को तब्दील करने की जरूरत है। वो बुनियादी थिंकिंग ये है कि रीजन में स्पॉइलर का किरदार अदा नहीं करना, बल्कि पॉजिटिवली कुछ कंट्रीब्यूट करना है। और पॉजिटिवली क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? मैं समझता हूं पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे हमारी लोकेशन है जहां पे हम सेंट्रल एशिया और ये जो पूरा रीजन है इसके दरमियान एक हब के तौर पे जो है, अगर हम अपनी कनेक्टिविटी को इस्तेमाल करें और इसको एक रीजनल हब करार दे दें, तो ये दोनों साइड्स पे जो है वो ट्रेड बढ़ सकती है और इस खिते की तकदीर बदल सकती है। 75 सालों में तो ये तकदीर नहीं बदली,
क्योंकि सिक्योरिटी पैराडाइम था, सिक्योरिटी पैराडाइम के डिविडेंड्स हमने नहीं देखे। अब उस थिंकिंग को मैं समझता हूं वक्त आ गया है कि हम तब्दील कर दें। जी इस मेहताब मुल्क साहब, की मेरे इल्म में सर्वाइवल, भी। मैं आपको बताऊं, इस मुल्क की सर्वाइवल इसी के अंदर है कि हम ये बुनियादी थिंकिंग को चेंज करें। बुनियादी थिंकिंग को चेंज नहीं करेंगे, अपने लोगों को एजुकेशन नहीं देंगे, अपने लोगों को स्किल्स नहीं देंगे, अपने लोगों को रोटी नहीं देंगे, तो मुझे बाकी रीजन का तो नहीं पता, ये हमारी स्टेट जो है उसका कायम और दायम रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर स्टेट का कायम और दायम रहना मुश्किल हो जाएगा तो सिक्योरिटी डेप्थ कहां जाएगी फिर? जी, आज से कोई 2.5-3 साल पहले एक सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझे बताया कि जनरल बाजवा ने कुछ जर्नलिस्टों को बुलाया था और उनसे ये कहा कि मैंने अपने एक इदारे से, मिलिट्री के इदारे से ये रिसर्च करवाई कि इंडिया पाकिस्तान में अगर ट्रेड होती है तो किसको ज़्यादा फ़ायदा है। तो उस इदारे की फाइंडिंग ये थी कि पाकिस्तान का ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन सर, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। प्रैक्टिकल कोई कदम नहीं उठाया गया पिछले 3 साल में, 4 साल में। अगर आप इस नतीजे पे पहुंच भी गए थे, उसको कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा वो कि वो हमने कोई पॉलिसी चेंज कर दी है। तकरीरें हुई हैं कि जी हम वो जो है स्ट्रेटजी से हम इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं, जियो स्ट्रेटजी नहीं, जियो इकोनॉमिक्स होगा। लेकिन अमली तौर पर कोई सबूत हमें नजर नहीं आता। इमरान खान साहब ने बतौर कॉमर्स मिनिस्टर समरी पे साइन किए कि ट्रेड होगी, बतौर प्राइम मिनिस्टर पीछे हट गए, क्योंकि खतरा होता है हमारे सारे सियासतदानों को कि अगर मैंने इंडिया के साथ ट्रेड खोल दी तो अपोजिशन जो है इसको इशू बनाएगी, और ये हुकूमत भी इसी वजह से डरी हुई है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे मुझे जो इंडिकेशंस और कुछ चीजें मिल रही हैं वो ये है कि शायद इंडिया की तरफ तो अभी मूवमेंट नहीं हो रही, लेकिन एक कोशिश जरूर हो रही है कहीं ना कहीं पे, और उसके कुछ ना कुछ चीजें और इम्पैक्ट जो है वो नजर आना भी शुरू हुआ है। कि कोशिश ये है कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स और अफगानिस्तान की तरफ जो है वो ट्रेड को प्रमोट किया जाए और इसकी तरफ ज्यादा। लेकिन उसमें आपको पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान में चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अभी भी उतनी स्टेबल नहीं है, तो जब तक वो पूरे का पूरा रूट ही स्टेबल नहीं होगा तो आप कैसे उसको जो है वो ट्रेड को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन मल्टीलैटरल्स का भी कुछ इंटरेस्ट लग रहा है और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी कुछ इंडिकेशंस इस तरह के मिल रहे हैं कि जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स और अफगानिस्तान वाला मामला है अभी फिलहाल फौरी तौर पे फोकस उसकी तरफ है। और अब वो मसला ये है कि एक हाथी जो है वो बहुत बड़ा खड़ा है, उसका रुख आपने चेंज करना है तो वो 5-6 साल तो लग ही जाएंगे सर। अच्छा मेहताब साहब, क्या हम डिफेंस स्पेंडिंग जो है इन हालात में भी कम नहीं कर सकते कि जबकि हमारी इकोनॉमी कोलैप्स के करीब है? तो क्या आपको याद होगा कि एयर मार्शल असगर खान कहा करते थे कि हम यानी डिफेंस प्रिपेयरनेस को एडवर्सली अफेक्ट किए बगैर भी 20% तक डिफेंस बजट में कमी ला सकते हैं। तो क्या ये मुमकिन है? अगर हम रिकंसिडर कर रहे हैं, पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं, क्या इकोनॉमी के लिए ये हेल्पफुल नहीं होगा? नहीं, देखिए मैं तो समझता हूं कि हमें हर तरह के जो नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स हैं उनमें कट करना चाहिए, इंक्लूडिंग डिफेंस। अब उनके लिए देखें दो तरह की चीजें हैं। एक कॉम्बैट का उनका रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी जो नॉन कॉम्बैट एक्टिविटीज हैं उन पे तो मैं समझता हूं कि ज्यादा बड़ा मेजर कट लगना चाहिए। आपकी कम्बैट की रिक्वायरमेंट्स पूरी करें अपनी, लेकिन जो नॉन कम्बैट एक्टिविटीज हैं कम से कम उन पे तो कट लगाएं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं सर, देखिए मेरी बात सुने बुनियादी तौर पे अगर पाकिस्तान की एक्सपेंडिचर्स को ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ा यानी हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो 3 Ds है, और उनमें बड़ा सबसे बड़ा डी जो है वो डेट सर्विसिंग है सर, जो कि तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा थी पिछले साल।
डिफेंस का आपका जो बजट है वो 1.4 ट्रिलियन था, जो कि सिर्फ मिलिट्री को सामने सामने दिया गया, उनकी ग्रांट्स और डेवलपमेंट। एक बात और, एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा हो गया सर पाकिस्तान में, और वो डिफेंस से भी ज्यादा। पिछले साल 1.4 ट्रिलियन आपने डिफेंस को दिया, जो पावर सेक्टर को आपने दिया वो 1.6 ट्रिलियन था। वो सीधी सीधी चोरी है। पावर सेक्टर के लॉसेस, टेक्निकलिटीज में आप जाते रहे, वो सीधी सीधी चोरी है सर। चोरी नहीं, डकैती है वो कम से कम उसका फोरेंसिक ऑडिट करने की जरूरत है। डिफेंस को भी जो नॉन कम्बैट एक्सपेंडिचर्स है उनको कट करने की जरूरत है। लेकिन ये जो पावर सेक्टर के लॉसेस हैं, एक बात मैं आपको बताऊं सर, मैं मुसलसल ये तसलसल से कह रहा हूं, पाकिस्तान में पावर सेक्टर स्टेटस को के साथ अगर बरकरार रहा, पाकिस्तान बरकरार नहीं रहेगा। इसके अंदर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। अच्छा, आप करते क्या है फिर? तीसरा जो डी है वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को कम कर देते हैं, और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स में भी क्या कर रहे हैं, उसमें भी कितने कट्स हैं और क्या किकबैक्स हैं, वो एक अलग कहानी है। तो ये पूरे का पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है सर। हमें पूरे के पूरे एक्सपेंडिचर्स को रैशनलाइज करने की जरूरत है, और एक्सपेंडिचर सिर्फ वहीं पे करने की जरूरत है जहां पे, मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूं आखिरी, 80th अमेंडमेंट कर दी हमने, सब्जेक्ट्स हमने, तो इस तरह से तो इकोनॉमी को नहीं चलाया जा सकता। आप एक्सपेंडिचर्स आपने टाइट रखे हुए हैं, रेवेन्यूज आप बढ़ा नहीं रहे, टैक्स आप अमीरों पे लगाना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए इस मुल्क को चला रहे हैं। हाउ लॉन्ग? कब तक ये चलेगा इस तरह? ज्यादा अरसे नहीं चल सकता इस तरह। अच्छा मेहताब साहब, जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं, क्या स्टील मिल को, पीआईए को, रेलवे को नेशनलाइज, अपना प्राइवेटाइज करने की जरूरत नहीं है? सर बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। मैं समझता हूं कि दुनिया इस नतीजे पे पहुंच चुकी है, हम पाकिस्तानी शायद नहीं पहुंचे लेकिन दुनिया पहुंच चुकी है कि इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू रन द बिजनेस। नहीं नहीं हो सकता जी ये जी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हम 70s में शायद ये मॉडल ठीक था, लेकिन अब ये ठीक नहीं है। और हमारा प्रॉब्लम ही ये है कि हमने आधा तीतर आधा बटेर रखा हुआ है। इतना बड़ा पब्लिक सेक्टर है, 200 से ज्यादा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, एक फौजियों की अपनी खड़ी हैं, उनके बारे में तो पता ही नहीं है, ना उनके ऑडिट्स के बारे में पता है, ना उनके अकाउंट्स के बारे में पता है। 200 यूनिट्स हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर। किसी जमाने में ये ओवरऑल प्रॉफिट्स के अंदर थे, लेकिन पिछले 4-5 साल से ये नेट लॉसेस के अंदर चले गए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जितने का जितना है, ये 200 के 200 यूनिट्स जो हैं, सिवाय उन चीजों के जो बहुत ही एसेंशियल हैं, और वो 2, 4, 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सारियों को प्राइवेटाइज करें। और हुकूमत का काम रेगुलेशन और पॉलिसी मेकिंग तक हो, ये बिजनेस को चलाना और डिस्टॉर्शन क्रिएट करना। लेकिन सर इसमें एक और भी है ना, इसमें माशाल्लाह कुछ इदारे ऐसे भी हैं जो कि वैसे ही, जिनको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसेंटिव्स दिए हुए हैं आपने, और वो पता नहीं पब्लिक सेक्टर के अंदर है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, ये भी एक कंफ्यूजन है वो। मसलन कौन से अब मैं इदारे? देखे ना, FWO है, NLC है, और फौजियों के फौजी फर्टिलाइजर है, फलां इदारे हैं, क्योंकि उनको वैसे ही इंसेंटिव्स हैं, उनको टैक्स के इंसेंटिव्स हैं, उनको बाकी चीजों के इंसेंटिव्स हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी जब तक हम नहीं लाएंगे, प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो नहीं कर सकता इस मुल्क के अंदर। अगर आपने रेलवे की आप बात कर रहे थे, रेलवे को ठीक करना है तो NLC को भी ठीक करना पड़ेगा। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा कि NLC को खत्म कर दें, मैं ये कह रहा हूं खुदा का वास्ता है, आप रीजन की ताकत बन जाए। उनको कंपटीशन की तरफ जाना चाहिए ना, रीजन की ताकत क्यों नहीं बनते? पाकिस्तान आपने फतह कर लिया है, मानते हैं हम, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया को और रीजन को भी फतह करने की कोशिश करें ना, उस तरफ जा कोई नहीं रहा। जी दैट इज द प्रॉब्लम। सही।
सो एनी फाइनल थॉट्स मेहताब साहब, दो तीन चीजें जो आपके ख्याल में करनी चाहिए? मसलन हमारे यहाँ एक तो मुझे ये लगता है कि प्लॉटों पे बहुत इन्वेस्टमेंट होती है और उसका उशरे अशीर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने पे नहीं होता। उसकी वजह ये है सर, आप प्रैक्टिकली जाके देखें ना, प्रैक्टिकली ये है कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाएंगे तो सूबाई, तहसील, जिला और पाकिस्तान के कोई 40 इदारों से आपको डील करना पड़ेगा। और वो डील करने का मतलब सीधा सीधा ये रिश्वत देनी पड़ेगी उन्हें, सीधी सी बात है। तो उनके प्रॉफिट्स, और माशाल्लाह इधर जो है वो आप को पता ही है कि जितने भी रिटायरमेंट के बाद जो मेजर जॉब्स हैं वो किसके पास जाके करते हैं। रियाज मलिक मेजर सोर्स है उनका, और बड़े माशाल्लाह फ्लरिश कर रहे हैं और मजीद करेंगे इस मुल्क के अंदर, क्योंकि इस मुल्क का नाम ही प्लाटिस्तान होना चाहिए था। तो बुनियादी तौर पे वहीं पे सारी पाक है मनी, और वहीं से प्रॉफिट्स जो है वो जनरेट हो रहे हैं। हम जब तक राइट काइंड ऑफ इंसेंटिव्स क्रिएट नहीं करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, तब तक मामला नहीं बढ़ेगा आगे, ना जॉब्स क्रिएट होंगी ना कुछ और होगा। एक अगर हम इस मुल्क पे रहम कर देना सर, एक इस मुल्क पे इमरजेंसी लगाएं टॉप टू बॉटम कि हम सब ने मिलकर एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, तब तक ये मसला नहीं हल होने वाला। आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग से पहले एग्रीकल्चर, सर्विसेज, ये सारी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी और अपने आप को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज की तरफ लेके जाना पड़ेगा। उसमें हर इंडिविजुअल को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मेरा एक दोस्त है, उसने एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। उसको जो सैंपल भिजवाना था, कस्टम्स के लोग उससे पैसे मांगते थे। तो मैंने जाके कस्टम के एक बंदे से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार इसका सैंपल जाने दो, शायद कुछ डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर आ जाए। तो जब आपकी पूरी की पूरी मेंटेलिटी इस तरह की है कि आपने, एक तो दौलत वालों से नफरत की जाती है इस मुल्क के अंदर, मुझे नहीं समझ आई क्यों, अजीब सा मुल्क है। हम सब दौलत वालों से नफरत करते हैं, बनना दौलतमंद चाहते हैं इस मुल्क में, लेकिन हम चाहते क्या है? इजी मनी, आसानी से पैसे मिल जाएं दिन दिन में। और प्लाटिस्तान इसी वजह से है कि उसकी कीमतें सालों में जो है वो डबल हो जाती हैं बगैर मेहनत किए। तो ये इंसेंटिव जब तक हम पॉलिसी और रेगुलेशन को ठीक नहीं करेंगे, एक थॉट आउट स्ट्रेटजी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स के लिए इमरजेंसी लगाने की जरूरत। हम सारे के सारे रिन्यूएबल पे चले जाएं। मैं खुद सोलर पे आ चुका हूं, सारे के सारे आप सोलर पे आए और गवर्नमेंट से कहें हमें आपकी बिजली नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच। और सारे के सारे लोग इंडस्ट्री समेत मैक्सिमम लोग सोलर पे जाएं। और ये मैं आपको बताऊं, ये बड़ी लंबी बहस है, या तो वापडा की अनबंडलिंग को हम कंप्लीट होने दें, क्योंकि वो भी एक डोनर फंडेड दरमियान में रुका हुआ एक मामला है, या हम वापडा को वापस वापडा पे ले जाएं, रिवर्स करें सारी सूरत हाल को। ये जो डिस्कोज हमने बनाई हुई है और पावर जनरेशन रहता रखा हुआ है, ये सारे का सारा रिवर्स करें, दोबारा से वापडा को खड़ा कर दें, शायद ये हालत ठीक हो जाए, या हम डिस्कोस को प्राइवेटाइज करें। इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई हल नहीं है इस पूरे सेक्टर का। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हम जो है दौलत वाले लोगों से नफरत करते हैं। हमारे यहाँ मसलन टाटा और बिरला जो हैं वो एक गाली बन गए हैं, और हमें ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि टाटा और बिरला ने अपने अपने जो मुआशरे हैं उनके लिए कितनी कंट्रीब्यूशन की है। और टाटा जो है, टाटा इज वन ऑफ द बिगेस्ट डोनर्स टू एजुकेशनल कॉजेज। वहाँ का सबसे अच्छा जो तालीमी इदारा है वो टाटा ने कायम किया है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और आज जो है सर, जितनी वेल्थ क्रिएशन इंडिया में हो रही है, हमारे यहाँ तो आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। इस वक्त वहां पे 166 बिलियनियर्स हैं और हमारे यहाँ शायद 2 हैं या 3 हैं, वो भी पता नहीं चलता, इसलिए कि रिलायबल फिगर्स ही अवेलेबल नहीं है। ठीक कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए हम सक्सेस स्टोरीज को, मतलब मैंने रियाज मलिक के खिलाफ अभी थोड़ी देर पहले बात की है, लेकिन एक और पर्सपेक्टिव में देखें तो रियाज मलिक पाकिस्तानी उसमें कॉन्टेक्स्ट में एक कामयाब बिजनेसमैन है।
लेकिन एक प्रॉब्लम है ना सर, हम्म, हमारे यहाँ मसला ये है कि मुनाफिकत बड़ी ज्यादा है सर, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने कुछ अर्से पहले एक बिजनेसमैन का इंटरव्यू सुन रहा था, और वो इंटरव्यू में मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि वो मोरालिटी की बातें कर रहे थे। यार आप बिजनेसमैन हैं, मोरालिटी के लिए हमारे पास और लोग हैं, आप मेहरबानी करके मुझे ये बताएं पैसे कैसे कमाए जाते हैं। रियाज मलिक की ये बात मुझे बड़ी जबरदस्त लगी, जो इसने एक इंटरव्यू में कही। उसने कहा मुझे पता है कि इस मुल्क में कैसे जो है वो फाइल्स को जो है पहिए लगाए जाते हैं। यस, आई रिमेम्बर दैट। पाकिस्तान में अगर ये मॉडल है तो है, आप माने ना। और वो एक कामयाब बिजनेसमैन है, उन्होंने पैसे बनाए हैं। अब उस पर डिबेट की जा सकती है कि किस तरह से बनाए हैं, वो ठीक है, हमें डिबेट करनी चाहिए। और जहां पे अगर मेरे पास कोई सबूत है, याद है आज से काफी साल पहले उनकी एक टैक्स चोरी के बारे में स्टोरी की थी, तो ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। लेकिन अब मैं कहूं कि इस मुल्क का सबसे बुरा आदमी मलिक रियाज है, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उसने एक पाकिस्तान में एक आपके हमारे मुल्क में अगर हाउसिंग जो है वो बुनियादी तौर पे जो स्टेट की जिम्मेदारी थी कि वो लोगों को एक डिसेंट रेगुलेटेड एक हाउसिंग का एक मैकेनिज्म बना के देती, अगर स्टेट अपना काम नहीं कर रही तो किसी इंडिविजुअल ने तो उसको गैप को फिल करना है, और उसने फिल किया है और कामयाब हुआ है। हाँ, वो अलग बात है कि बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्होंने लोगों की जमीनों पे कब्जे भी किए हैं। ये तो लोगों की भी गलती है अगर वो चुप हो गए हैं तो। सही। थैंक यू वेरी मच मेहताब साहब। सर मैंने तो एंजॉय किया आपकी डिस्कशन को। बिल्कुल सर, आई ऑल्सो एंजॉयड। थैंक्स अगेन।